Guru Nanak Institutions, transforming ambitions into global career. Good morning to one and all present here. Myself, Professor Akshay Pillevar, Assistant Professor of Electrical Department, GNIT Nagpur. Today, it gives me immense pleasure to introduce Dr. Suyesh Mulyamwar sir, Assistant Professor and Head of the Department of Physics in D.D. Bhoyer College of Arts and Science, Mauda. Dr. Suyesh Mulyamwar sir is having 8 years of teaching experience with 1 patent and 8 papers published in International Journal. On behalf of Electrical Department JNIT, I would like to thank Dr. Suyesh Mulyamwar sir for giving us time from his busy schedule to career guidance webinar. Now I would like to Dr. Suyesh Mulyamwar sir kindly take over the session, enlighten and motivate the student with his valuable words. Thank you. Thank you. Thank you, Pillevan sir, for your wonderful introduction. First of all, I thank to the electrical department, HOD of the electrical department, management of Guru Nanak Institution, and all the faculty members of electrical department that they are giving me the opportunity to motivate or to deliver a career guidance webinar to the future of India, because the student who pass the 12th examination, now they are the future of India, because 12th is just a stop where they choose the career which can change the shape of India as well as their own life. So सबसे पहले तो मैं यहाँ पे प्रेजेंट सभी पार्टिसिपेंट्स और यहाँ पे प्रेजेंट जो भी हमारे फैकल्टीज हैं उन सबको ये कहना चाहूँगा कि आज हम यहाँ पे काफ़ी अच्छे मुद्दे पे, सबसे पहले तो मैं गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज और खासकर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा वेबिनार यहाँ पे एक बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज किया है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते आज हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो जो पर्सनली जो हम लोग जाके जो इंफॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए वो इंफॉर्मेशन हमको मिल नहीं रही है। अगर हम लोग किसी से इंफॉर्मेशन लेते हैं तो पूरी इंफॉर्मेशन हमें वहां से मिलती भी है, नहीं भी मिलती है। लेकिन इस वेबिनार के माध्यम से आज मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं बच्चों को पूरी से पूरी जानकारी कि 12th के बाद उनके पास ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है, किस किस फील्ड में वो अपना करियर कर सकते हैं, किस फील्ड में करियर करने के बाद उनको फ्यूचर में आगे और क्या अपॉर्चुनिटीज आएगी अगर वो उस स्ट्रीम में अगर जाते हैं। तो इन सब के बारे में मैं डिटेल जानकारी आज उनको दूंगा। My screen is visible, sir? Yes, sir. Okay. So, Please. okay. So, shall we start now? Okay. तो सबसे पहले तो हम लोग जब 12th पास करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने ये कठिनाई आती है कि हम लोग अभी कौन से सेक्टर में जाए, प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ जाए या नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ जाए। ये काफी बड़ी एक चुनौती हम लोगों के सामने आती है। और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग क्या करते हैं, हमारे पड़ोसी ने कौन सा लिया, हमारे रिश्तेदार ने कौन सा लिया, हमको कौन क्या सजेस्ट कर रहा है, इस बेसिस पे हम लोग अपना जनरली करियर सजेस्ट करते हैं। ये मेरे देखने में आया हुआ काफी बार का ये अध्ययन मैंने किया हुआ है इस बारे में। तो आज हम लोग जो वेबिनार लेने वाले हैं करियर गाइडेंस फॉर 12th स्टूडेंट, इसमें मैं आपको 12th के बाद आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और उन अपॉर्चुनिटीज में से आपके लिए कौन सा जो कोर्स है वो अच्छा रहेगा ये आपको डिसाइड करना है, बिकॉज एवरीवन नोज हिज और हर पावर। हम लोग क्या करते हैं, 12th पास करने के बाद जो क्राउड होता है वो क्राउड की तरफ हम लोग दौड़ने का देखते हैं, जो कि गलत है।
क्योंकि हर आदमी का जो पोटेंशियल होता है वो अलग अलग होता है, हर आदमी की जो काबिलियत होती है वो अलग अलग होती है। तो जैसे जैसे हम लोग प्रेजेंटेशन में आगे जाएंगे, आप लोग देखिए किस किस प्रकार के कोर्सेस आपको आने वाले हैं, किस किस प्रकार के कोर्सेस में आपको आपका करियर करना चाहिए, ये हम लोग अभी आने वाली इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ सभी बच्चों को जिन्होंने अभी ये 12th का एग्जाम पास किया है। अब ये वेबिनार को हिंदी में करने का मतलब या फिर मकसद ये है, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझसे कहा था कि जो चीज हमारे फायदे की हो उसे हमें जो भाषा अच्छे से समझती है उसमें सुनना चाहिए। और आज जो मैं आपको चीजें बताने वाला हूँ ये आपके लिए काफी फायदे की रहने वाली है। अगर मैं इंग्लिश में करूंगा तो कुछ बच्चों को समझेगा, कुछ बच्चों को नहीं भी समझेगा, तो 50-50 आउटपुट आपको उसमें मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग इसको हिंदी या मराठी में अगर लेके चलते हैं, बट बेसिकली मैं हिंदी में ही चलूंगा, हिंदी और इंग्लिश में। तो बेसिकली अगर हम लोग इसको जो भाषा में समझते हैं उसी भाषा में अगर हम लोग उसको अगर जानेंगे, समझेंगे, तो हमको उसका जो रिजल्ट है, उसका जो आउटपुट है वो हमको 100% मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग हमारे वेबिनार का जो लैंग्वेज है वो हिंदी या फिर इंग्लिश रखेंगे, बट मोस्ट प्रोबेबली आई विल यूज द हिंदी बिकॉज मोस्ट स्टूडेंट्स आर कन्वीनियंट विद द हिंदी लैंग्वेज। क्योंकि मेरे सर ने काफी अच्छा मुझे एक गाइडेंस दिया था, उन्होंने बताया था कि बच्चे हॉलीवुड मूवीज तो देखते हैं, लेकिन हॉलीवुड मूवीज देखने के बाद, अब पूरी इंग्लिश में रहती है वो मूवी, अब हॉलीवुड मूवीज देखने के बाद जब वो बाहर आते हैं तो उनका रिएक्शन रहता है भाई समझा तो कुछ नहीं लेकिन पिक्चर अच्छी थी, है ना। लेकिन ये जो आज का वेबिनार है ये आपका करियर, ये आपके आने वाले भविष्य को चेंज करने वाला है। इसीलिए इस वेबिनार को हम लोग ऐसे लैंग्वेज में लेंगे जो लैंग्वेज आपको समझने में आसानी हो, जिस लैंग्वेज में सुनने के बाद आपको आपके डिसीजंस लेने में मदद हो। ठीक है। तो ये एक अच्छी कहावत मैंने शुरुआत में ही ले ली है, क्योंकि काफी अच्छा मैसेज ये कहावत, ये जो कोट है यहाँ पे, उससे हमें मिलता है। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। अभी इसके पीछे का मैसेज अगर आप देखोगे तो ये है, आज हम करियर गाइडेंस वेबिनार ले रहे हैं। अब इस करियर गाइडेंस वेबिनार का उद्देश्य क्या है कि बच्चों को पता चले कि 12th के बाद उनके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल। यस सर, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। अगर आप ये मैसेज को अगर अच्छे से समझोगे तो इसमें से हमको एक अच्छा मैसेज मिलता है कि अगर हमें हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, जो लाइफ में हमने गोल प्लान्स किए हैं, जो लाइफ में हमने एम एम्बिशंस रखे हुए हैं, उस पर अगर हमें पहुंचना है तो सबसे पहले हमें हमारे काबिलियत पे विश्वास रखना पड़ेगा। हमें हमारी हुनर पे हमें भरोसा रखना पड़ेगा कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करूंगा ही और मुझे ये करना ही है। जब आप इस प्रकार से आपकी मेंटेलिटी बनाते हो तभी आप अपने लाइफ में जो आपने गोल सेट किए हुए हैं, आपने एम सेट किया हुआ है, उस गोल तक, उस एम तक आप आसानी से पहुंचते हो। यही उद्देश्य था ये स्लाइड मेरा सबसे पहले दिखाने का, क्योंकि अभी हम लोग जो इसके बाद देखने वाले हैं, जिसके अंदर आपको कई सारे ऑप्शंस आफ्टर द 12th मिलने वाले। स्पेशली हमारा ये जो वेबिनार है ये स्पेशली साइंस स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि जिस तरीके से हमारा टॉपिक है आज के वेबिनार का, करियर गाइडेंस सेमिनार वेबिनार फॉर द 12th साइंस स्टूडेंट, तो इसलिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा जानकारी ये 12th साइंस स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे लेने वाले हैं। ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि कोई भी अगर आपको आने वाले फ्यूचर में काम करना है तो सबसे पहले आपको उसको पूरा करने से पहले आपको अपने अंदर एक विश्वास रखना है कि मैं ये करने वाला हूँ और मुझसे ये होगा ही और मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है। तो अभी हम लोग आगे चलते हैं। अभी सबका 12th पास होने के बाद कुछ ना कुछ एम है, कुछ ना कुछ टारगेट है। कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई पायलट बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, और कई सारे एम्स हर एक के लाइफ में अपने अपने होंगे। लेकिन यहाँ पे जो मैंने एक लाइन लिखी है वो काफी इंपॉर्टेंट लाइन है,
जो हमारे लिए काफी यूजफुल है, इसे समझना बहुत जरूरी है। करियर चॉइसेस आर लाइफ चॉइसेस, टेक देम सीरियसली, डू इट राइट। क्योंकि अगर आपने एक बार कोई करियर सिलेक्ट किया और बाद में अगर आप सोचते हो कि यार ये तो मुझसे जम नहीं रहा, ये काफी हार्ड है, मुझे ये नहीं करना था, मुझे ये करना पड़ा, तो वक्त दोस्तों निकल जाएगा हमारे पास, वो गया हुआ वक्त वापस नहीं आएगा। अगर आप कोई करियर अगर सिलेक्ट करते हो, उसमें थोड़ा आगे जाने के बाद, 1 साल के बाद या 2 साल के बाद अगर आपको लगता है कि यार मुझे इसमें मजा नहीं आ रहा है या मुझे ये जम नहीं रहा है, मैं कोई दूसरा कोर्स करता हूँ, तो क्या होगा दोस्तों, आपके वो 2 साल तो बर्बाद होगे ही होगे, और उसी के साथ जो अपॉर्चुनिटीज आपको आने वाली थी वो भी आपसे उतना ही दूर चली जाएगी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि करियर को सिलेक्ट करते समय ही काफी ध्यान दें, बिकॉज करियर चॉइसेस आर लाइफ चॉइसेस एंड टेक देम सीरियसली, डू इट राइट। अभी अगर इसके एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बात करें, तो हम लोग एक डेली लाइफ के एग्जाम्पल से हम लोग इससे समझते हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल बस स्टैंड को हम लोग एक लेते हैं, बस स्टैंड, बिकॉज व्हाई आई एम टेकिंग द बस स्टैंड एज ए एग्जाम्पल, बिकॉज इन अ बस स्टैंड वी आर गेटिंग द बसेस फॉर ऑल द सिटीज, फॉर ऑल द एरियाज। अगर हम लोग बस स्टैंड पे जाते हैं तो हमको दिखता है कि कई सारी बसेस वहां पे लगी हुई है जो अपने 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 अलग अलग गांव को जाती है। अब हमें जिस गांव को जाना है, उस गांव की बस अगर हमने प्रॉपरली सिलेक्ट की तो हम हमारे डेस्टिनेशन तक बराबर पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हमने बस सिलेक्ट करने में अगर गलती कर दी और बाद में थोड़ी देर बाद हमें पता चला यार मैं तो गलत बस में बैठा हूँ, तो क्या हो गया, आपके टिकट के पैसे भी गए, आपने जितनी जर्नी की उस बस में बैठ के उतना आपका समय भी गया, और फाइनली आप अपने डेस्टिनेशन से, जो आपका एम था, जो आपका टारगेट था, उससे आप काफी पीछे भी आ गए। इसलिए सही चॉइस, सही गाइडेंस, सही आपका जो डिसीजन रहेगा वही आपके लाइफ को एक ब्राइट फ्यूचर दे सकता है। ठीक है, अब 12th के बाद क्या क्या करना चाहिए, तो जनरली हम लोगों के जो जानकारी में होता है, जनरली हम लोगों को जो मालूम होता है वो कौन से कोर्सेज है कि यार 12वीं के बाद क्या करना चाहिए। अभी अगर हम लोग 11th 12th के क्लास में अगर बैठे रहेंगे और अगर हमको किसी ने पूछा कि भैया 12th के बाद तुम लोगों को क्या करना है, तो 80 to 90% लोग बच्चे हाथ खड़ा कर देते हैं, सर मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे पायलट बनना है। लेकिन बाकी के कोर्सेज के बारे में भी बच्चों को पता नहीं रहता, जिसमें भी वो एक अच्छा करियर कर सकते हैं, जिसकी जानकारी हम लोग आने वाले वक्त पे लेंगे। अभी ये है मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज, साइंस कोर्सेज आफ्टर 12th साइंस, जिसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले आता है बी टेक। कई कई कॉलेजेस में इसको बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, एमबीबीएस, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बीएससी आईटी एंड सॉफ्टवेयर, बीसीए, बीबीए, नर्सिंग एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी। ये ऐसे कोर्सेज है जो जनरली बच्चों को पता रहते हैं कि हाँ भैया 12th के बाद इसमें इसमें हम लोग करियर कर सकते हैं। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि करियर दो प्रकार के होते हैं। पहला करियर होता है एजुकेशन बेस्ड, कोर्स बेस्ड, और दूसरा करियर होता है टैलेंट बेस्ड। पहला करियर कौन सा होता है, एजुकेशन बेस्ड, कोर्स बेस्ड, और दूसरा करियर कौन सा होता है, टैलेंट बेस्ड। तो अभी हम लोग सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एजुकेशन बेस्ड करियर, उसके बाद हम टैलेंट बेस्ड करियर क्या है उसके बारे में भी शॉर्ट में जान लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया करियर्स दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है एजुकेशन बेस्ड और दूसरा होता है टैलेंट बेस्ड। तो सबसे पहले अभी हम लोग जो देखेंगे वो देखने वाले हैं एजुकेशन बेस्ड करियर्स। ठीक, अब 12th में हम लोग देखते हैं कि कोई बच्चे जनरल ग्रुप लेते हैं, कोई बच्चे बायो को अवॉइड करके कोई स्पेशलाइजेशन लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, आईटी हो गया। तो ये जो कोर्सेज अभी मैं जो बता रहा हूँ, जिन बच्चों का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी था, सॉरी बायोलॉजी था, जिन बच्चों का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी था, उनके पास 12th के बाद क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल रहने वाले हैं इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो 12th के बाद जो बच्चों ने पीसीबी ग्रुप लिया हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उनके पास एमबीबीएस एक ऑप्शन है, बीएएमएस आयुर्वेदिक डॉक्टर आप देखते होंगे,
अभी फिलहाल कोरोना के चलते आयुर्वेदिक मेडिसिन रामदेव बाबा का भी कोरोना किट काफी चल रही है। BHMS, BUMS उनानी जड़ी बूटी वाले, BDS डेंटल डॉक्टर, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री जानवरों के जो डॉक्टर्स होते हैं, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, इंटीग्रेटेड एमएससी मतलब ये जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स होती है, इसके अंदर हमारे पास 12th के बाद जैसे IISc बैंगलोर हो गया, ICSER हो गया, इसके अंदर हमारा इंटीग्रेटेड एमएससी का कोर्स होता है, जिसके अंदर BSc प्लस MSc ये प्रोग्राम्स वहाँ पे होते हैं। BSc नर्सिंग, BSc डेयरी टेक्नोलॉजी, ये काफी अभी हाल ही के दिनों में इस पे भी काफी अच्छा स्कोप आया हुआ है। BSc होम साइंस, बैचलर ऑफ फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी, BOT ऑक्यूपेशनल थेरेपी। अब ये BOT काफी लोगों को नहीं समझेगा, ये BOT क्या है, क्योंकि काफी बार ये जब मैं बच्चों को बताता हूँ BOT में भी आपको अच्छा करियर है 12th वाले, उनको 12th के बच्चों को जब मैं ये चीज बताता हूँ तो उन लोगों को एक कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ये BOT क्या है। बेसिकली BOT ये न्यूरोलॉजी के जो डॉक्टर्स होते हैं, जैसे कि हमने फिजियोथेरेपिस्ट देखा था, जैसे हमारा फ्रैक्चर वगैरह कुछ होता है, हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, वो हमें एक्सरसाइज करवाता है। उसी तरह से ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी न्यूरोलॉजिस्ट के लिए, न्यूरोलॉजिस्ट है मतलब जिसको ब्रेन का वगैरह कुछ प्रॉब्लम होता है, वो BOT की तरफ जाता है। उसके बाद जनरल नर्सिंग, BMLT मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, पैरामेडिकल कोर्सेज, BSc डिग्री आप कर सकते हो, जूलॉजी, बॉटनी ये विषय लेकर, मैथ्स नहीं ले सकते आप इसमें, प्लेन PCM नहीं ले सकते आप इसमें। BA भी आप कर सकते हो अगर आपका 12th साइंस है तो, BA के अंदर भी आप जाके आप आगे अपना करियर अच्छा बना सकते हो। LLB आपके पास एक ऑप्शन है, या फिर DED एक ऑप्शन है। हाल ही के दिनों में DED की तरफ लोग जा नहीं रहे हैं। DED एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास, 12th के बाद DED कीजिए, किसी स्कूल पे चले जाइए। ट्रैवल एंड टूरिज्म कोर्सेज, ये कोर्स को भी काफी अच्छा डिमांड था हाल ही के दिनों में, जब से कोरोना वायरस इंट्रोड्यूस हुआ है। अब ट्रैवल तो बंद ही कर लिया लोगों ने, टूरिज्म भी बंद ही कर दिया है लोगों ने, तो वरना ये भी एक अच्छा कोर्स था। एनवायरमेंटल साइंस, फैशन टेक्नोलॉजी और होटल मैनेजमेंट, तो ये जो कोर्सेज है ये PCB, जो बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेके 12th पास हुए हैं, उन बच्चों के लिए इन कोर्सेज में आगे चल के अच्छा फ्यूचर है। अगर आप चाहे तो ये स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद इसके बाद और कौन से कोर्सेज है PCB बच्चों के लिए, डिजाइनिंग के कोर्सेज है, इनके बारे में मैं पूरा डिटेल में आपको आगे और समझाऊंगा। डिजाइनिंग के कोर्सेज है हमारे पास, मीडिया जर्नलिज्म के, हाँ सर योर स्लाइड इज नॉट विजिबल। स्लाइड इज नॉट विजिबल? यस सर। वेट अ मिनट सर, थैंक यू। PPT slide is not visible. Now it's visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir. Please continue. Okay. So इसके बाद जो बच्चों को अगर इस स्लाइड का अगर फोटो लेना है तो वो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। जो बच्चे वापस PCB में हैं उनके लिए डिजाइनिंग के कोर्सेज भी अवेलेबल है। मीडिया और जर्नलिज्म में भी अभी हाल ही के दिनों में काफी अच्छा करियर अपॉर्चुनिटीज आ रही है। अगर आप देखोगे टीवी के ऊपर, जो भी आपके पास केबल नेटवर्क होगा या DTH कनेक्शन होगा, आप उस पर देखिए, आज नियर अबाउट 50 to 60 न्यूज चैनल ही हमारे टीवी के ऊपर, तो इस पे भी काफी अच्छा आने वाले दिनों में फ्यूचर है। अभी भी प्रेजेंट में इसमें काफी अच्छा करियर किया जा रहा है। फिल्म एंड टेलीविजन कोर्सेज, CA प्रोग्राम, आप 12th के बाद CA प्रोग्राम की तरफ भी जा सकते हैं, ICWA प्रोग्राम और CS कंपनी सेक्रेटरी प्रोग्राम। तो ये जो अभी मैंने प्रोग्राम्स बताए, ये जो कोर्सेज बताए, ये स्पेशली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें से कुछ कोर्सेज ऐसे भी है जो PCM के बच्चों के लिए भी एप्लीकेबल आते हैं, उनके भी बारे में हम लोग अलग से देखेंगे इसके बाद वाले स्लाइड्स में। PCM लेके, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स लेके जिन बच्चों ने अपना 12th किया है, उनके पास भी क्या ऑप्शन है ये हम लोग देखेंगे। और जिन बच्चों ने जनरल ग्रुप लिया था, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ये चारों भी सब्जेक्ट उनके थे जिसको हम लोग जनरल ग्रुप बोलते हैं,
वो बच्चों को ये दोनों भी जो कोर्सेस है वो अवेलेबल है, वो किसी में भी जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द हाउ मच मार्क्स दे स्कोर्ड इन देयर 12th एग्जामिनेशन. Now the courses after the 12th science with PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, जैसे कि हमने देखा कुछ कोर्सेज यहाँ पे PCM में और PCB में सेम ही है, बट उसमें जो क्राइटेरियाज आते हैं वो काफी चेंज हो जाते हैं. यहाँ पे एक्चुअली MBBS जो हम लोग बात कर रहे थे, ये MBBS में आपको PCB में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, PCM में नहीं है. इंजीनियरिंग में आपके पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, B.Arch में आपके पास अपॉर्चुनिटी है, इंटीग्रेटेड MSc, BCA, BBA, BBM भी है, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, BBM, BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस. नाउ BCom डिफेंस में भी आप इसमें अच्छा करियर कर सकते हो. आने वाले इसमें मैं आपको बताऊंगा कि डिफेंस में भी 12th के बेसिस पे बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज है. उसके बाद BSc डिग्री, B डिजाइन, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ लॉ, एजुकेशन टीचिंग, ट्रैवल एंड टूरिज्म कोर्सेज, डिजाइन कोर्सेज, एनवायरमेंटल साइंस, फैशन टेक्नोलॉजी, होटल मैनेजमेंट, मीडिया एंड जर्नलिज्म कोर्सेज, फिल्म एंड टेलीविजन कोर्सेज, CA प्रोग्राम, ICWA प्रोग्राम और CS प्रोग्राम. जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ कोर्सेज जो है वो PCB के लिए भी एप्लीकेबल है और PCM के लिए भी एप्लीकेबल है, क्योंकि ये जो होटल मैनेजमेंट है, मीडिया जर्नलिज्म है, फिल्म टेलीविजन कोर्सेज है, इसमें बायोलॉजी हो या मैथ्स हो उनको कोई फर्क नहीं करता इससे, क्योंकि उनका सिलेबस काफी अलग होता है. बस उनको 12th साइंस अगर आपका हो तो आप ये कोर्सेज के लिए आसानी से एलिजिबल हो जाते हैं. अब आप बोलोगे कि सर इंजीनियरिंग के बारे में आपने बताया था कि इंजीनियरिंग भी हम लोग 12th के बाद कर सकते हैं. अब इंजीनियरिंग में अगर आप देखेंगे तो इंजीनियरिंग में कई सारी ट्रेंड्स आती है. अभी मैं सबसे पहले बच्चों को पूछना चाहूंगा, मुझे आप जो पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं उनसे मैं सबसे पहले एक सवाल करना चाहूंगा कि आप लोग एजुकेशन क्यों लेना चाहते हैं? आपका एम क्या है एजुकेशन लेने के पीछे? आपको किस वजह से एजुकेशन लेना है? आप प्लीज मुझे रिप्लाई दीजिए चैट बॉक्स में. हेलो, व्हाई यू वांट टू टेक एजुकेशन? क्यों लेना है आपको एजुकेशन? टू अर्न फॉर लिविंग, सबको पैसा कमाने का है, पेट भरने के लिए. ओके, स्टूडेंट कैन रिप्लाई ऑन. ओके, दिस इज अक्षय पिल्लेवान सर. ओके, तो जो बच्चे ये वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स है, खासकर जो 12th स्टैंडर्ड में है, मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूं कि वो लोग एजुकेशन क्यों लेना चाहते हैं? टू बी अ सक्सेसफुल इन लाइफ. वेरी गुड आंसर. इंटरेस्ट इन दैट फील्ड. ओके, ठीक है. तो कई तरह से रिप्लाई हमको यहाँ पे आ रहे हैं कि सर हम लोग उस फील्ड में इंटरेस्ट है, हमारा एक बेटर फ्यूचर है, उसमें सक्सेसफुल बनना है. कई सारे ऐसे जवाब हम लोगों को यहाँ पे आ रहे हैं. लेकिन जहां तक मैं मानता हूँ या जहां तक मैं जानता हूँ, हम लोग एजुकेशन एक अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए, एक अच्छा करियर बनाने के लिए, एक अच्छा लाइफस्टाइल जीने के लिए हम लोग एजुकेशन लेते हैं, ताकि वो एजुकेशन के बेसिस पे हमें एक अच्छा जॉब मिल सके. और एक अच्छा अगर आपको जॉब मिलेगा तो आपकी जो बाकी की रिक्वायरमेंट्स है वो इजीली आपकी फुलफिल हो जाएगी. सही बात है ना? जॉब करके मनी कमाने के लिए कुछ बच्चों का यहाँ पे हमें उस प्रकार से भी रिप्लाई आया है, जॉब करके मनी कमाने के लिए हमें एजुकेशन लेना है. सही बात है, मेन पर्पस हमारा वही है कि हमें जॉब करके पैसा कमाना है, ताकि हम लोग हमारे घर की जो या हमारे घर वालों की जो नीड्स है या हमारी खुद की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको हम लोग फुलफिल कर सके. कुछ बच्चों का कहना है कि हम लोग एक सेपरेट आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं. सही बात है. ये सब आप जो सब बच्चों के यहाँ पे जो मुझे रिप्लाई आए हैं वो काफी मायने में सही है. यही हमारा एम होता है एजुकेशन लेने के पीछे. लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा
ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि करियर का ऑप्शन, करियर सिलेक्ट करते समय हमें ये सब चीजों पे ध्यान देना है, क्योंकि आज आप जानते हो कि आज का जो जमाना है वो कंपटीशन का जमाना है। हर घड़ी हर पल कंपटीशन यहाँ पे बदलते रहती। तो ऐसे समय पे हमें ऐसा ही करियर करना चाहिए जो हमें आने वाले कंपटीशन में भी हमें उसमें बनाए रखे। आई बात समझ में? तो हमें कोर्स सिलेक्ट करते समय ऐसा कोर्स देखना चाहिए कि जो कोर्स करने के बाद हमें मार्केट में इजीली जॉब अवेलेबल, उस कोर्स की मार्केट में डिमांड अच्छी तरीके से हो, और सबसे इंपॉर्टेंट है उस कोर्स को लगने वाला समय कितना है। जैसे कि अगर हम लोग अगर बात करेंगे, मेरे हिसाब से एज पर माय पर्सनल ओपिनियन, मार्केट में सिर्फ एक ही ऐसा ग्रेजुएशन का कोर्स, मैं बात कर रहा हूँ ग्रेजुएट के बेसिस पे आपको मिलने वाली अपॉर्चुनिटी, सिर्फ ग्रेजुएशन के बेसिस में अगर मार्केट में कोई अच्छा जॉब दे सकता है, कोई हाई पैकेज हैंडसम सैलरी वाला जॉब दे सकता है, तो वो मेरे हिसाब से इंजीनियरिंग ही है। Because on the basis of engineering, only on the basis of engineering degree, you will eligible for the handsome package, handsome salary, if you having a good marks। जो भी क्राइटेरिया वहां पे रहने वाले हैं उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। क्यों? अब इसके पीछे भी मैं आपको रीजन देता हूँ। सभी करियर्स अच्छे होते हैं, बट हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, उस करियर में फर्स्ट रहना। बिकॉज ये हमारे पूर्वजों से कहते आए हुए हैं, ये हमें सब लोग बोलते हैं कि नो वन रिमेम्बर्स द सेकंड एंड थर्ड, एवरीवन रिमेम्बर्स द फर्स्ट। चांद पे पैर सबसे पहले किसने रखा? हम बोलेंगे नील आर्मस्ट्रांग। इंडिया की फर्स्ट प्रेसिडेंट लेडी कौन सी थी? हम लोग उनका नाम बता देंगे, है ना? तो इसी तरीके से हम लोग सिर्फ फर्स्ट पोजीशन वाले को जानते हैं, उसके बाद और किसी को नहीं। उसी तरीके से जो करियर हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, जिस कोर्स में हम लोग एंट्री करना चाहते हैं, उसमें भी हम यही कोशिश करें कि उस ट्रेड में मैं फर्स्ट ही रहूं, ताकि मुझे आने वाली जो अपॉर्चुनिटीज है वो अच्छी तरह मिल सके। अब बी का मैं आपको एक एडवांटेज ये बताता हूं कि बी को अगर हम लोग इंजीनियरिंग ट्रेड में अगर जाते हैं, तो जैसे कि मैं आपको ये स्लाइड दिखा रहा था, इस स्लाइड के अंदर आप लोग देख रहे थे कि कई सारे ऑप्शंस हमें बी के अंदर मिलते हैं। बी के अंदर हमें कई सारी ब्रांचेस, कई सारे स्ट्रीम्स हमें वहां पे बी के अंदर मिलते हैं। तो हमें कौन सी स्ट्रीम सिलेक्ट करनी चाहिए, तो हमें कौन सी स्ट्रीम सिलेक्ट करनी चाहिए, यही हमारे सामने सबसे बड़ा ऑप्शन होता है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, एवियोनिक्स है, बायो इंफॉर्मेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोमेडिकल है, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, agriculture information technology, power engineering, production engineering, infrastructure engineering, motor sports engineering, meteorology engineering, transport engineering, petroleum engineering, genetic engineering, plastic engineering, food processing and technology, agriculture engineering, textile engineering, इसके बाद भी environmental engineering, marine engineering, naval engineering, energy and environmental engineering, food technology, industrial engineering, information technology, mechanical engineering, mechanical and automation engineering, and finally nanotechnology। तो इतने सारे ऑप्शंस हम लोगों को इंजीनियरिंग में है। अब हम लोगों के अंदर कंफ्यूजन आ जाता है कि भैया इतने सारे तो इंजीनियरिंग के ऑप्शंस है, लेकिन इसमें से हम लोग कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करें, किस फील्ड में जाए। और जो फील्ड में हम लोग जाएंगे, कभी भी करियर सिलेक्ट करते समय हमें ये देखना है कि जब मैं उस
कोर्स को कंप्लीट करके बाहर निकलूंगा, उस समय उस कोर्स की मार्केट में डिमांड कैसी है, मतलब अच्छी है कि नहीं है, अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी। हमें फ्यूचर एनालिसिस करके ही हमें आज करियर सिलेक्ट करना होता है। तो मैं जब इंजीनियरिंग की बात आती है तो मैं बेसिकली बच्चों को यही गाइड करता हूँ कि आप कोर फील्ड में जाइए, आप कोर सेक्टर में जाइए, क्योंकि जब तक के दुनिया में इंसान रहने वाला है तब तक के उसको रहने के लिए घर चाहिए, चलने के लिए अच्छे रास्ते चाहिए, ब्रिजेस चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए आगे सिविल इंजीनियरिंग। जब तक इस दुनिया में इंसान है उसको घूमने फिरने के लिए गाड़ी चाहिए, हमें रोड बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए हमको अच्छी अच्छी मशीनरीज चाहिए, मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग आ गई। अगर आपको दुनिया में इंसान को अगर रहना है तो उसे बिजली के बिना काम हो ही नहीं सकता, हर चीज में उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो उसके लिए उसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चाहिए, क्योंकि इंसान को अगर जीना है तो घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बिजली चाहिए, मतलब सिविल इंजीनियर भी आ गए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी आ गई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी आ गई। और जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो कई बार से, उनके पहले चुनाव से उनका कहना है डिजिटल इंडिया। अब डिजिटलाइजेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो सॉफ्टवेयर आ गए, उसके लिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आ गया, आईटी इंजीनियरिंग आ गया। तो ये जो ब्रांचेस है ये कोर ब्रांचेस है, कभी भी कितना भी उलट पुलट हो जाए, इन ब्रांचेस की डिमांड, इन ब्रांचेस का स्कोप फ्यूचर में हमेशा रहेगा यानी रहेगा ही। क्योंकि जब तक बच्चों को, जब तक इंसान को इस दुनिया में रहना है, जब तक इंसान इस दुनिया में है, उसे घर चाहिए मतलब सिविल इंजीनियरिंग आ गया, उसे बिजली चाहिए मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आ गया, उसे अच्छी मशीनरीज चाहिए मतलब के मैकेनिकल इंजीनियरिंग आ गया, उसे अच्छा डिजिटलाइजेशन के लिए उसे अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर चाहिए मतलब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग भी आ गया। और ये सब ऑपरेट करने के लिए हमें मशीनरीज चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट चाहिए, तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग भी आ गया। तो मैं बच्चों को यही, मेरे तरफ से यही सजेस्ट करना चाहता हूँ कि इतनी सारी ट्रेड्स आपको इंजीनियरिंग में दिख रही है, लेकिन आप लोग अगर कोर फील्ड को प्रिफर करेंगे, क्योंकि अगर मैकेनिकल इंजीनियर है तो मैकेनिकल इंजीनियर या ऑटोमोबाइल सेक्टर की तरफ भी जा सकता है। आई बात समझ में? जैसे कि मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग है, कई सारे यहाँ पे मराइन इंजीनियरिंग है, मराइन इंजीनियरिंग या नेवल आर्किटेक्चर, मतलब सॉरी मराइन इंजीनियरिंग में भी मैकेनिकल इंजीनियर्स जा सकते हैं, है ना। तो हमें कोर फील्ड सिलेक्ट करनी है जिस वजह से हमें कई सारी अपॉर्चुनिटीज आगे मिले, और उस स्ट्रीम का, उस फील्ड का जो डिमांड रहेगा, जब तक कि आप इंजीनियरिंग हो जाओगे तभी भी उस स्ट्रीम का डिमांड मार्केट में उतना ही रहेगा। अब कई सारे पेरेंट्स से और बच्चों से जब मेरी बात होती है तो उनका ये कहना होता है कि सर अभी अगर आप देखोगे तो इंजीनियरिंग करके तो क्या कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इंजीनियरिंग करके मार्केट्स में जॉब अवेलेबल नहीं है, कई सारे इंजीनियर्स पड़े हुए हैं। ऐसा उन पेरेंट्स का कहना रहता है, जो कि पूरी तरीके से मैं मानता हूँ कि गलत। क्यों, मैं यही भी आपको बताता हूँ। हर साल कई सारे जॉब्स मार्केट में सिर्फ इंजीनियर्स के लिए अवेलेबल है, और कई सारे बच्चे उन जॉब्स में प्लेस्ड भी हो रहे हैं, कई सारे बच्चों को एक अच्छा हैंडसम पैकेज वाली जॉब्स मिल भी रही। सबसे पहले जब इस प्रकार से क्वेश्चन जब मुझे पेरेंट्स करते हैं या बच्चा करता है कि सर इंजीनियरिंग करके मतलब क्या है, इंजीनियरिंग करके तो नौकरी नहीं मिल रही, मेरे पड़ोस में 2-4 इंजीनियर है वो खाली पीली घूमते रहते, ऐसे उनके जो रिस्पॉन्सेज आए, तो मैंने सबसे पहले उनको एक ही चीज पूछा कि भैया वो बच्चे ने इंजीनियरिंग किया? हाँ सही, हाँ सर किया है। तो क्या तूने कभी उससे परसेंटेज पूछा कि उसको इंजीनियरिंग में कितने परसेंटेज है? तो बोलता है नहीं सर। तो मेरा कहने का मतलब ये है, बच्चा अगर इंजीनियरिंग हो जाता है तो हम लोग बोलते क्यों इंजीनियर बन गया, लेकिन जैसे कि आप अभी फिलहाल 12th में, अभी आप लोग खुद समझिए जिस हिसाब से आपने 12th में स्कोर किया, जिस हिसाब से आपने 12th में परफॉर्मेंस किया, उसी बेसिस के ऊपर आपको आने वाले कोर्सेज के अंदर एडमिशन मिलेगी। अगर आपका स्कोर अच्छा है,
अगर आपने अच्छा उसमें अचीव किया है 12th के एग्जामिनेशन में, तो आपको एक अच्छे स्ट्रीम में आगे चल के अपॉर्चुनिटी आएगी। लेकिन अगर आपने 12th में 40%, 35% लेके अगर 12th पास किया है, लोगों को तो कहने में यही आ गया ना भैया ये 12वीं पास है, हम तो यही कहेंगे ना भैया ये 12th पास है। लेकिन ये देखा गया कि उसको अच्छी जगह पे एडमिशन क्यों नहीं मिल रहा, इसके पीछे का रीजन देखा क्या? नहीं देखा क्या कि भैया वो 12th तो पास है लेकिन उसके परसेंटेज कम है। या फिर इसी तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो इंजीनियरिंग के सेक्टर में भी हो रहा है। जो बच्चे अच्छी तरीके से इंजीनियरिंग डिग्री को क्लियर कर रहे हैं, जो बच्चे अच्छी तरह से अपने इंजीनियरिंग में अपना फ्यूचर बना रहे हैं, उन्हीं बच्चों को आगे चल के अच्छी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में अवेलेबल है और उन्हें जॉब्स आज भी मिल ही रही है। अगर आप देखोगे लॉकडाउन के चलते पूरा काम ये डिजिटलाइजेशन हो गया है और उसके चलते कई सारे अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर ये हम लोग जो यूज कर रहे हैं, गूगल मीट, आज से मार्च महीने के पहले भी ये गूगल मीट था ना, लेकिन हम लोगों को इसके बारे में पता था कि हम लोगों ने कभी इसका यूज किया नहीं किया। जूम प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, वेबको सिपेक्स अवेलेबल है, सिस्को वेबएक्स अवेलेबल है, ऐसे न जाने गो टू मीटिंग अवेलेबल है, ऐसे न जाने कितने सारे सॉफ्टवेयर आज हम लोग यूज कर रहे हैं ड्यू टू द लॉकडाउन, है ना। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो बच्चा अच्छी तरीके से इंजीनियरिंग में अपना ग्रेड लाएगा उसे अच्छा पैकेज मिलने ही वाला है। क्योंकि अगर आप एज के हिसाब से कैलकुलेशन करो तो 16वें साल में आप 10th पास होते हो, 18वें साल में आप 12वीं पास होते हो, 12th पास होते हो। उसके बाद अगर आप 3 साल का बीएससी करते हो तो बीएससी के बेसिस पे आपको कोई अच्छा जॉब नहीं मिल सकता प्राइवेट सेक्टर में तो भी, और गवर्नमेंट को अगर आपको जाना है तो एमपीएससी यूपीएससी ही आपको देना पड़ेगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे तो 5 या 8 हजार के ऊपर आपको कोई वहां पे 5 हजार भी, 8 हजार तो मैंने बहुत बोल दिया, 5-6 हजार के ऊपर आपको कोई उसके ऊपर जॉब नहीं देगा। साल देखिए 3 साल बीएससी को लगने वाले हैं, सिर्फ बीएससी के बेसिस पे मार्केट अपॉर्चुनिटीज काफी कम है तो हमें उसमें पीजी करना पड़ता है, तो 3 साल प्लस 2 साल मतलब 5 साल हो गए आपके। उसके बाद अगर आप एमबीबीएस का देखोगे, एमबीबीएस भी स्ट्रीम काफी अच्छी है, वी नीड अ डॉक्टर्स, इंडिया नीड अ वेरी गुड डॉक्टर्स, ठीक है। लेकिन अगर आप टाइम पीरियड का अगर बात करते हो तो 5.5 साल जनरली हमें एक एमबीबीएस बनने में लगता है, और एमबीबीएस बनने के बाद 5.5 साल जाने के बाद हमें एमडी करना होता है। एमडी में हमारे 2 साल चले जाते हैं, मतलब 7.5 साल हो गए। और एमडी होने के बाद हमें प्रैक्टिस करनी होती है किसी डॉक्टर के अंडर में, मतलब वहां पे हमें 1-1.5 साल देना पड़ता है, मतलब 9-10 साल का करियर है डॉक्टर का। और अगर हम लोग इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो 18वें साल में आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हो, 22वें साल में एट द एज ऑफ 22, अगर आपने बैकलॉग नहीं रखे तो, रेगुलर अगर आप पास हो रहे हैं तो एट द एज ऑफ 22 यू गेट द इंजीनियरिंग डिग्री, एंड ऑन द बेसिस ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री there are so many companies in the market who give the opportunity to the students, because कई सारे companies सिर्फ on the basis of engineering degree, BE डिग्री, बीटेक डिग्री, वो बच्चों को अपने कंपनी में जॉब ऑफर करते हैं। अब उसके बाद ऐसे भी मेरे पास जब पेरेंट्स वगैरह आते हैं तो काफी अच्छा अनुभव मुझे उससे आए। तो कुछ पेरेंट्स और कुछ बच्चों का ऐसा कहना है कि सर मेरे बच्चों को तो मैंने देखा है कि मेरे पड़ोस में या फिर मेरे रिश्ते में एक लड़का है, उसने तो 85-90% लिए हैं इंजीनियरिंग में, फिर भी सर उसको जॉब अवेलेबल नहीं है। आप तो बोलते थे कि भैया कम परसेंट है इसलिए जॉब नहीं मिलती, लेकिन उसको तो इतने अच्छे परसेंट है फिर भी तो उसको जॉब नहीं मिल रही है। तो जाहिर सी बात है उन्होंने भी जो सवाल किया वो बराबर ही था कि भैया 85% मार्क है फिर भी बच्चे को मार्केट में जॉब नहीं है। लेकिन अगर दोस्तों अगर आप उसके पीछे अगर आप अच्छे से अगर एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि आज के कंपटीशन के जमाने में अगर आपको जॉब पानी है तो आपको एजुकेशन के साथ साथ आप लोगों को आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि अगर मेरे पास अच्छे परसेंटेज की अगर डिग्री है लेकिन इंटरव्यू जब मैं देने जा रहा हूं, इंटरव्यू रूम में 4-4 एसी लगे हुए हैं
और इंटरव्यूअर जब मुझसे क्वेश्चन कर रहा है और मुझे कुछ उसका जवाब नहीं आ रहा है, या मैं बराबर से उनके क्वेश्चंस को फेस नहीं कर पा रहा हूँ, तो भी मेरे उस 85% 90% के डिग्री का कोई काम नहीं है। इट जस्ट अ पास टू एंटर टू दैट प्लेटफॉर्म। यही बात समझ में? तो आज के इस कंपटीशन के दौर में अगर आपको टिकना है तो इंजीनियरिंग मतलब डिग्री तो जरूरी है ही, साथ ही साथ आपको एक अच्छा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जिसके अंदर कई सारी चीजें आ जाती है, वो आपके पास होना जरूरी है। अभी इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। हमारे इधर का लड़का, बेसिकली मेरा भी जो एजुकेशन हुआ है वो पुणे यूनिवर्सिटी से हुआ है, इसलिए मेरे पास इसका काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने कई साल पुणे में, जब मैं एजुकेशन ले रहा था पुणे में, तो मैंने कई साल वहां पे बिताए, तो मुझे एक अच्छा एक्सपीरियंस आया। हमारे यहाँ का लड़का, हमारे रीजन का लड़का, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन काफी पैमाने में ये चीज हमारे यहाँ ऑब्जर्व होती है। आप भी देखिए, आप भी ऑब्जर्वेशन, आपके एनालिसिस की नजरों से अगर चीज को देखना शुरू करेंगे तो कई सारी चीजें आप लोगों के भी समझ में आएंगी। तो हम लोगों ने ये देखा कि एक हमारे यहाँ का अच्छा परसेंटेज लेके बच्चा पास हुआ, और जब वो इंटरव्यू को गया और उसको इंटरव्यूअर ने पूछा कि एक बच्चा है हमारे यहाँ का, ग्रेजुएट हुआ, 90% है उसको, और 90% उसने अपने ग्रेजुएशन में लेने के बाद वो एक कंपनी में इंटरव्यू को गया। तो वहां पे उसको इंटरव्यूअर ने पूछा कि यस्टरडे यू वर नॉट मीट मी। तो हमारे यहाँ ग्रेजुएट का, हमारा जो ग्रेजुएट जो है इंटरव्यू देने गया था, उसका जवाब था, यस सर, आई कम यू गो, यू कम आई गो। अब मुझे बताइए भैया, तूने ग्रेजुएशन में 90% लिए, और जब कम्युनिकेशन की बात आई तो आपका जवाब क्या था? आई कम यू गो, यू कम आई गो, है ना? अब इसी को अगर दूसरे तरीके से देखेंगे, अभी अगर मुंबई पुणे के अगर लड़का है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि मुंबई का लड़का है जो 10th फेल है, अगर वो हमारे सिटी में आया, या फिर वो अगर हमारे एरिया में आया, उसका तो लाइफस्टाइल आपको पता है कि यार कैसे एकदम बाल खड़े, एकदम रॉकिंग, ये वो, उनका क्योंकि दिखाना काफी ज्यादा रहता है। तो अगर आप मुंबई के वगैरह अगर लड़का हमारे यहाँ आया, भले ही वो 10th फेल है और वो हमारे यहाँ के एरिया में आया, अगर उसके मोबाइल को कवरेज नहीं है तो उसका बोलना कैसा रहता है? मैन, व्हाट सिटी इट इज, नो कवरेज इज हियर, शिट। आपको लगता है कि भैया कितना पढ़ा लिखा हुआ है, किसको पता है कि वो 10th फेल है? लेकिन जिस तरीके से उसने खुद को रिप्रेजेंट किया, जिस तरीके से उसने खुद को डिलीवर किया, उस पे से हमारा भी पहला इंप्रेशन ये बन गया कि भैया ये लड़का कितना पढ़ा लिखा है। मैन, व्हाट सिटी इट इज, नो कवरेज इज हियर। इस स्टेटमेंट से, इस बॉडी लैंग्वेज से हमको ऐसा लगा कि लड़का बहुत पढ़ा लिखा हुआ है, लेकिन किसको पता था कि लड़का 10th फेल है। तो दोस्तों, आज आपके पास डिग्री भी होनी चाहिए और साथ में आपके पास पर्सनैलिटी भी होनी चाहिए, आपके पास स्किल्स भी होने चाहिए। अगर ये दोनों चीज का कॉम्बो अगर आप लोगों के पास है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको अच्छी जॉब मिलनी ही मिलनी है। क्योंकि एट द एंड हम लोगों को एजुकेशन क्यों लेना है? एक अच्छा जॉब करने के लिए या अच्छा बिजनेस करने के लिए। क्योंकि एजुकेशन के बाद कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एंटरप्रेन्योर बनते हैं, खुद का स्टार्टअप करते हैं, खुद का बिजनेस आगे ले जाते हैं। लेकिन जब हम लोग स्टार्ट करते हैं कोई चीज को, उस समय पे हमें कई सारी हर्डल्स पार करनी होती है। लेकिन अगर हमारे पास स्किल्स है, अगर हमारे पास वो सब पावर्स है, तो हम लोग बराबर सब चीजों को मैनेज कर सकते हैं। अब इंजीनियरिंग का और एक एडवांटेज मैं आपको ये बताना चाहूंगा। कई सारे बच्चों का ऐसा एक प्लानिंग होता है कि यार मुझे ग्रेजुएशन करके एमपीएससी यूपीएससी की तरफ जाना है, और उसका क्राइटेरिया भी है कि अगर आपको एमपीएससी यूपीएससी का अगर एग्जाम देना है तो आपको एनी ग्रेजुएट, उसका क्राइटेरिया क्या है? एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन। ओके, मतलब बीएससी बीकॉम बीए वाला भी इन एग्जाम्स को दे सकता है और बीई वाला भी इन एग्जाम्स को दे सकता है। हम आज के इस जमाने में हमारे पास ड्यूअल ऑप्शन रहना काफी जरूरी है। आज हम लोग एक ही सिम से बात करेंगे, एक ही सिम का यूटिलाइज करेंगे, लेकिन हम फोन खरीदते समय ड्यूअल सिम वाला फोन ही खरीदते। भले ही हम दूसरा सिम यूज ना करें, उसके दूसरे सिम से हम दूसरे सिम का स्लॉट हम लोग खाली रखे, एक ही सिम हम लोग उसमें चलाए,
लेकिन खरीदते समय हम डुअल सिम वाला ही फोन खरीदते हैं। इससे हमें क्या एक एग्जांपल मिलता है, इससे हमें क्या सीख मिलती है कि ऑलवेज कीप वन अल्टरनेटिव ऑप्शन विथ यू। क्योंकि अगर आपने जिसको प्लान किया है उसमें अगर आप सक्सेस नहीं पा रहे हो तो आपका प्लान भी अगर आपके साथ है वो आपको बैकअप में लेके आगे चलेगा और जरूर चलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर आप लोगों को एमपीएससी या यूपीएससी देना है जिसके लिए क्राइटेरिया है एनी ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट इस एग्जाम को दे सकता है, लेकिन इसमें काफी मेहनत की जरूरत होती है। ये जो एग्जाम्स है ये काफी टफ एग्जाम होती है जिसके लिए हमें काफी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि मैंने पहले स्लाइड में बताया था कि अगर आपको अपने काबिलियत पे विश्वास है तो आपको मंजिल मिलेगी ही मिलेगी। उस प्रकार से डेडिकेशन आपको ये एग्जाम्स के अंदर देना होता है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने ये एग्जाम्स दिए और आपका अगर ये एग्जाम्स में सिलेक्शन नहीं हो पाया तो क्या करेंगे, तब क्या करेंगे? ऐसे वक्त हमारे पास अगर एक अच्छी डिग्री है और अगर हमारा खुदा ना खास्ता अगर एमपीएससी यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं होता है तो एक अच्छे डिग्री के भरोसे भी हम लोग एक अच्छा जॉब आगे चल के कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, भले ही आपका एम एमपीएससी यूपीएससी था, अब 100 लोग एमपीएससी यूपीएससी का सपना देखते, 100 के 100 तो पास नहीं होते, क्योंकि जो हार्डवर्क जो डेडिकेशन उस एग्जाम के लिए देगा उसको ही उसमें रिजल्ट मिलने वाले हैं। लेकिन जो पास नहीं हुए उनका क्या, उनको भी तो आगे सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तब हमारा खेल शुरू होता है प्लान बी के ऊपर। मतलब अगर हमारी डिग्री अगर अच्छी है उस समय पे तो हम लोगों को एक अच्छा जॉब मार्केट में फिर भी अवेलेबल है। अब दूसरी एक चीज, अब जैसे कि आप देखो बीएससी बीकॉम बीए या एनी ग्रेजुएट मैं बोलता हूँ एक्सेप्ट बी इंजीनियरिंग, एनी ग्रेजुएट अगर बच्चा है तो वो कोई भी एग्जाम दे सकता है एमपीएससी यूपीएससी, और वो एग्जाम बी वाला भी दे सकता है। लेकिन बीई वालों के लिए स्पेशली जो गवर्नमेंट की एग्जाम्स है ओनली फॉर इंजीनियर्स, जो गवर्नमेंट एग्जाम लेती है आईईएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, ये जो एग्जाम्स होती है इसके अंदर सिर्फ इंजीनियर लोग ही क्वालिफाई कर सकते हैं। मगर मतलब के अगर इंजीनियरिंग करके अगर आप गवर्नमेंट की ये एग्जाम देना चाहते हैं एमपीएससी यूपीएससी, तो इसमें भी आपको दो ऑप्शंस अवेलेबल है। एक तो आप एमपीएससी यूपीएससी एसएससी कुछ भी दे सकते हैं, या फिर जो स्पेशली इंजीनियरिंग के लिए जो गवर्नमेंट की एग्जाम है आईईएस वगैरह उसके लिए भी आप जा सकते हैं। लेकिन ये जो आईईएस एग्जाम है इसको बी के अलावा दूसरे कोई भी बच्चे इसको अप्लाई नहीं कर सकते। ये एक खासियत है इस हमारे स्ट्रीम। ठीक है, आगे चलते हैं अभी। और 12th के बाद कई सारे हमारे पास डिप्लोमा कोर्सेज भी अवेलेबल है। अभी कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि हमें पता है कि अगर 12th के बाद अगर हमें मेडिकल के लिए जाना है या 12th के बाद अगर हमें इंजीनियरिंग के लिए जाना है तो कई सारी एंट्रेंस एग्जाम हमें देनी होती है, और उस एंट्रेंस एग्जाम में अगर हमने अच्छा स्कोर किया तो हमारा इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाता है। या फिर 12th में हम लोगों का अच्छा स्कोर होना चाहिए पीसीएम में, अगर हमारा वो स्कोर अगर पीसीएम में अगर होगा तो ही हम लोग इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ पैशनेट बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको करना तो इंजीनियरिंग है या जिनको करना तो इंजीनियरिंग में कुछ है, लेकिन उनका अगर स्कोर नहीं आता है तो वो लोग क्या करते हैं, वो बच्चे 12th के बाद डायरेक्ट सेकेंड ईयर पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेते हैं। और पॉलिटेक्निक 2 साल का करने के बाद, क्योंकि अगर आप 10th के बाद करते हो पॉलिटेक्निक तो 3 साल का होता है, और 12th के बाद अगर आप पॉलिटेक्निक करते हो तो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आपका एडमिशन हो जाता है और 2 साल का उस समय पॉलिटेक्निक रहता है। तो जिन बच्चों ने स्कोर नहीं हो पाया है, जिसका पीसीएम ग्रुप नहीं बन पाया 12th में, उनके लिए अल्टरनेटिव, अगर आपका 12th में अच्छा पीसीएम ग्रुप बना हुआ है या कभी कभी केमिस्ट्री को अवॉइड करके बायोलॉजी भी उसमें लेते हैं, पीसीएम बोलिए या फिजिक्स मैथमेटिक्स बायोलॉजी बोलिए या फिजिक्स मैथमेटिक्स, और आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था जो आपने सिलेक्ट किया होगा इलेक्ट्रॉनिक्स या आईटी वगैरह, उस सब्जेक्ट को लेते हैं। लेकिन फिजिक्स और मैथ्स कंपलसरी है, ग्रुप बनाते समय फिजिक्स और मैथमेटिक्स भी कंपलसरी है। ठीक है, अगर आपका स्कोर नहीं हो पाया है पीसीएम में बोलो या पीएमबी में बोलो तो आप, लेकिन आपको करना इंजीनियरिंग ही है, तो डिप्लोमा कोर्स जैसे कि पॉलिटेक्निक में भी कई सारी ब्रांचेस है जिसमें आपको पसंद है, जो आपको
अच्छी लगती है करियर करने के लिए, उसको आप सिलेक्ट करके 2 साल का डिप्लोमा करके डायरेक्टली आप सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में जाके भी अपना सपना पूरा कर सकते हो। उसके अलावा भी कई सारे डिप्लोमा कोर्सेस हमारे पास ऑप्शंस में अवेलेबल है। जैसे कि अगर आप देखोगे प्रेजेंट डेज में इन दिनों डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेंड मार्केट में काफी चल रहा है, क्योंकि आज कोई भी कंपनी को अगर अपना प्रोडक्ट अगर लॉन्च करना है या कोई भी कंपनी को अगर अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है तो उसके लिए उनको डिजिटल मार्केटिंग करना जरूरी होता है। और आज फिलहाल के दिनों में डिजिटल मार्केटिंग ये करियर काफी अच्छा चल रहा है, काफी स्कोप इसको दिख रहा है आने वाले दिनों में। उसके बाद नर्सिंग में भी हम लोग डिप्लोमा कर सकते हैं। ब्यूटी कल्चर एंड हेयर ड्रेसिंग में जनरली लड़कियां इसकी तरफ ज्यादा प्रेफरेंस देती है। कंप्यूटर हार्डवेयर में भी हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग में भी हम लोग कोर्स कर सकते हैं। अच्छा डिप्लोमा कोर्सेज फैशन डिजाइनिंग के भी कई सारे डिप्लोमा कोर्सेज आज मार्केट में अवेलेबल है। ड्रेस डिजाइनिंग, ड्राइंग एंड पेंटिंग, कटिंग एंड टेलरिंग, ये सब डिप्लोमाज आप 12th के बाद कर सकते हैं। 1 या 2 साल के डिप्लोमाज होते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, टेक्सटाइल डिजाइनिंग और फिजियोथेरेपी ये डिप्लोमा में भी अवेलेबल है और ग्रेजुएशन कोर्स में भी अवेलेबल है। उसके बाद भी अगर हम लोग देखेंगे तो डिप्लोमा इन रेडियो टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी। अब रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आप जानना चाहें तो उसका एग्जांपल ऐसा दूं कि जैसे कि हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो हम लोग सीटी स्कैन, एमएमआर वगैरह करते हैं। तो जो सीटी स्कैन, एमएमआर की जो मशीनरीज को जो हैंडल करने वाले लोग होते हैं वो डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी में उन्होंने डिप्लोमा किया होता है। ठीक, और उन्हीं के लिए वो ऑप्शन, वही लोग वहां पे उस मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं क्योंकि वो मशीनरीज काफी कॉस्टली होती है। नाउ डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियंस, अभी हाल ही के दिनों में आप देख रहे होंगे कि लोग अपने फिजिकल फिटनेस के बारे में काफी जागरूक हुए हैं। लोगों को अभी फिजिकल फिटनेस में काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं क्योंकि आज भागदौड़ भरे जिंदगी में कई सारी डिजीज, कई सारी बीमारी हर एक इंसान के पीछे लगी हुई है। तो हर कोई आज डाइटिशियन और न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस कर रहा है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन आपको आने वाले दिनों में मिलेगा और आज के दिनों में भी इसकी काफी डिमांड है। फिल्म आर्ट्स एंड ऑडियो विजुअल एडिटिंग, ऑडियो वीडियो एडिटिंग, प्रिंट मीडिया, जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन, फिल्म मेकिंग एंड डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन, मास कम्युनिकेशन, मास मीडिया एंड क्रिएटिव राइटिंग, एनिमेशन, फिल्म मेकिंग, एयर होस्टेस, एयर होस्टेस और एयर क्रू ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है। इवेंट मैनेजमेंट आजकल हम लोग देख रहे हैं कि कई सारे लोग एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को टेंडर दे देते हैं किसी भी प्रोग्राम का, वही पूरा देखती है, वही पूरा आपको करके देती है। एट द एंड आपको जो भी उनका फीस है वो उनको पे कर देना है। तो इवेंट मैनेजमेंट भी काफी अच्छा चल रहा है आज के दिनों में। लेकिन अगर आप देखोगे तो हमें सिलेक्ट करते समय, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, हमें सिलेक्ट करते समय, करियर सिलेक्ट करते समय हमें ऐसा सेक्टर सिलेक्ट करना है जिसमें हमको हमेशा ही स्कोप हो। आज कोरोना आ गया, इनमें से कई सारे ऐसे जॉब्स है जो अभी फिलहाल पे उनको घर पे ही बैठना पड़ रहा है। जैसे आप अगर देख रहे होंगे कि शादी वगैरह हम लोग जूम पे ही अटेंड कर रहे हैं और हो भी रही है तो 20-30 लोगों को परमिशन दे रहे हैं। मतलब इतना बड़ा इवेंट वहां पे हो नहीं रहा है। अगर आप देखोगे तो फ्लाइट्स वगैरह अभी पूरा बंद हो चुकी है ना। तो ऐसे कई सारे बिजनेसेस है या ऐसे कई सारे जॉब्स है जिसके अंदर अभी फिलहाल के दिनों में अगर हम लोग देखेंगे तो कोई स्कोप है नहीं। लेकिन आने वाले दिनों में, मैंने क्या कहा था आपको थोड़ी देर पहले कि कोई भी करियर सिलेक्ट करते समय हमें ये देखना है कि जिस ईयर में मैं उस करियर से पास आउट, जिस ईयर में मैं उस कोर्स से पास आउट होके निकलूंगा उस समय उस कोर्स की डिमांड कैसी है। और मैंने आपको बताया था कि कौन से कोर्सेस है लाइफ में जो कभी भी उनकी डिमांड कम नहीं हो सकती, क्योंकि इंसान को जीना है तो उसको उन चीजों की जरूरत है ही। और वो चीजों की अगर इंसान को जरूरत है तो वो चीजें बनाने वाले के भी इंसान को जरूरत है। उसके बाद फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज अ वेरी गुड जॉब, इज अ वेरी गुड करियर। अगर आपको फॉरेन लैंग्वेज आती है तो या फिर आप अगर फॉरेन लैंग्वेज सीखते हो तो आप अब्रॉड में भी जॉब पा सकते हो। उसके बाद अगर आपको
इंजीनियरिंग के स्ट्रीम में अगर जाना है तो कौन सी एग्जाम्स आपको देनी होगी या कौन सी एग्जाम्स आपको देनी चाहिए जिसके वजह से आप इंजीनियरिंग के स्ट्रीम में जा सकते हो। तो सबसे पहले तो हमको ये पता है कि सबसे पॉपुलर एग्जाम है हमारी जेडब्ल्यू मेंस, है ना। जेडब्ल्यू अगर आप मेंस पास करते हो तो आप लोग एनआईटीज आईआईटीज में बीटेक बी आर्च ये सब जाके ये सब प्रोग्राम्स वहां पे कर सकते हो। इसका वेबसाइट भी मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है jwmains.nic.in। अभी इन सबका डेट्स तो जा चुका है, अभी इनका एग्जाम्स होना बाकी है, बट ड्यू टू द कोरोना इनके डेट्स पोस्टपोन होते हुए जा रहे हैं। बट ये आपके जानकारी में रहना चाहिए कि ये कौन सी एग्जाम्स है। हो सकता है कि इसमें से कोई एक जानकारी ऐसी मिल जाए कि आप उसका डेट भी अवेलेबल हो, क्योंकि अभी नाटा का डेट आया हुआ है। अगर आप आर्किटेक्चर अगर करना चाहते हो तो नाटा की ऑनलाइन फॉर्म्स भरना शुरू है, उसका फर्स्ट एग्जाम आई थिंक नेक्स्ट मंथ में अभी अगस्त में होने वाला है। तो जेडब्ल्यू का आप एग्जाम इंजीनियरिंग बीटेक के लिए भी दे सकते हो, बी आर्च के लिए भी दे सकते हो। अगर आप जेडब्ल्यू में क्वालिफाई करते हो, मेंस को क्वालिफाई करते हो तो आपको एडवांस देना होता है, और एडवांस भी अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आप आईआईटीज आईआईएसएम धनबाद ये सब इंस्टीट्यूट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है वहां पे आप जा सकते हो। अदरवाइज हमारे महाराष्ट्र स्टेट की भी एमएससीईटी होती है, तो महाराष्ट्र स्टेट के एमएससीईटी में भी आप लोग अगर अच्छा स्कोर करते हो तो भी आपको हमारे जो लोकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, अभी हम लोग क्या देखते हैं कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है ना तो बहुत बढ़िया हो गया यार, प्राइवेट में कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहे प्राइवेट में इंजीनियरिंग करें या गवर्नमेंट में इंजीनियरिंग करें, आखिरकार आपको जॉब जो मिलने वाली है वो आपकी स्किल्स के भरोसे मिलने वाली है। आपने अपने डिग्री में कैसा स्कोर किया है उसके ऊपर मिलने वाली है। अब जाहिर सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट अगर होगा, जैसे आईआईटी की बात करेंगे, एनआईटी की बात करेंगे, तो उसमें हमको जो एक्सपोजर है वो कहीं ज्यादा मिलेगा। लेकिन हर कोई तो बच्चा आईआईटी और एनआईटी में जा नहीं सकता ना, है ना। अगर नहीं जा सकता है आईआईटीज एनआईटीज में, तो हम लोग हमारे प्राइवेट कई सारे वेल रिनोन्ड प्राइवेट इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, हमारे यहाँ पे खुले हुए हैं, जिनमें आप जाके एक अच्छा प्रोग्राम करके अच्छा कोर्स सिलेक्ट करके आप अच्छा डिग्री लेके अच्छा अपना कम्युनिकेशन स्किल अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ग्रूम करके आप अच्छे जॉब की तरफ जा सकते हैं। वैसे ही बीआईटी सेट जैसे कि बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा, बिट्स हैदराबाद, अगर ये कॉलेज में आपको जाना है, बिट्स बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इन कॉलेजेस में अगर आपको जाना है तो बिट्स सेट ये एक एग्जाम होता है बिट्स पिलानी का, पर्सनल एग्जाम लेते हैं, सेपरेट एग्जाम लेते हैं वो अपना। वो एग्जाम को अगर आप क्लियर करते हो तो आप ये बिट्स के किसी भी कॉलेज में, मतलब पिलानी, गोवा या हैदराबाद, किसी भी शहर के कॉलेज में डिपेंडिंग अपॉन योर स्कोर आप वहां पे जा सकते हो। उसके बाद वीआईटी ट्रिपल ई, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। वीआईटी का भी एग्जाम दे के आप वीआईटी में जा सकते हो। एमईटी भी है, एसआरएम, जे ट्रिपल ई भी है, ठीक है। तो ये एग्जाम्स देके आप अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। हमारे महाराष्ट्र में भी, हमारे इवन दो नागपुर में भी कई अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस अवेलेबल है। आप उसमें एडमिशन लेके उसमें जाके आप अच्छा करियर अपना आगे चल के कर सकते हो, बिकॉज नागपुर इज द फ्यूचर ऑफ महाराष्ट्र। क्योंकि अभी आप देख रहे हो नागपुर में मेट्रो आ चुकी है, कई सारे मिहान के अंदर कई सारे प्रोजेक्ट्स खुले हुए हैं, कई सारे प्रोजेक्ट्स और आगे बन के तैयार होने वाले हैं। ड्यू टू कोरोना उनका काम रुक चुका है, लेकिन आने वाले दिनों में कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज नागपुर में क्रिएट होने वाली है। उसके बाद अगर आप आर्किटेक्चर की तरफ अगर जाएंगे, आर्किटेक्चर अगर आप लोगों ने प्लान किया, आर्किटेक्चर का काम क्या होता है मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि जैसे भी अगर हमें कोई ब्रिज बनाना है या कोई घर बनाना है तो उसके लिए हमको उसका एक डिजाइन बनाना पड़ता है, उसका एक डिजाइन बनवाना होता है, और वो डिजाइन जो बनाने का काम है वो एक आर्किटेक्ट करता है। आर्किटेक्चर में भी कई सारी चीजें आती है, इंटीरियर डिजाइनिंग की बातें करेंगे, इंटीरियर डिजाइनिंग भी उसके अंदर आता है। प्लानिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी डिजाइन हमको अगर बनाना चाहिए तो एक आर्किटेक्चर ही बना देता है, जिसको हम लोग प्लानिंग बोलते हैं। तो अगर आपको अगर आर्किटेक्चर में अगर अपना करियर करना है तो आपको एक नाटा एग्जाम देनी होती है,
जिसका मैंने बोला है कि डेट्स अभी भी निकले हुए, उसके नेक्स्ट मंथ में उसका एग्जाम होने वाला है। नाटा एक एग्जाम देना होता है आपको, और JEE का ही एग्जाम होता है AAT। ठीक है, AAT भी आप अगर देते हो, पेपर 1 मेंस में आता है वो, अगर वो आप सिलेक्ट करते हो तो आप आर्किटेक्चर फील्ड में जा सकते हो। अगर कोई बच्चा अगर मेडिकल स्ट्रीम में अगर जाना चाहता है, अगर कोई बच्चा अगर मेडिकल में अगर अपना करियर करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है नीट। नीट एग्जाम से ही आप लोग MBBS के लिए बोलिए या BDS के लिए बोलिए, BHMS के लिए बोलिए, BAMS के लिए बोलिए, किसी भी अगर आपको मेडिकल फील्ड में अगर जाना है तो आपको ये नीट एग्जाम देना जरूरी है। अगर आपको नर्सिंग के सेक्टर में भी जाना है, नर्सिंग के फील्ड में भी जाना है, तो आपको ये नीट का एग्जाम देना जरूरी है। B.Pharm के लिए भी नीट का एग्जाम देना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद AIIMS, this exam is conducted to select the candidates for MBBS MDS nursing program in All India Institute of Medical Science, AIIMS। ठीक है, तो ये भी एग्जाम देके आप लोग मेडिकल फील्ड में अपना करियर बना सकते हो। एलिजिबिलिटी इसके लिए जो है 12th है, आप स्क्रीन पे देख रहे होगे। उसके बाद डिफेंस सर्विसेज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप लोगों ने अगर अच्छे से अपना करियर अगर प्लान किया हुआ है, या ये वेबिनार होने के बाद अगर आप कुछ प्लानिंग कर रहे हो, कई सारे ऑप्शंस आपको मिलने के बाद, तो जो चीजें आपको अच्छी लगी, जो प्रोग्राम्स आपको अच्छे लगे, उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको निकालनी है नेट पे से। हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि हमारा जो करियर है वो रिजल्ट लगने के बाद डिसाइड होता है, इसलिए रिजल्ट जिस हिसाब से आएगा उसके हिसाब से हमको करियर सिलेक्ट करना होता है, ये हमारी खासियत। लेकिन अगर हम लोगों ने अगर हमारा एरिया हमारा ड्रीम अगर हमने पहले से ही डिसाइड किया, उसको अचीव करने के लिए अगर हम लोग काम करेंगे, तो हमारे रिजल्ट्स डेफिनेटली अच्छे ही आने वाले हैं, क्योंकि हमारा एम ही हमने वो रखा था। आई बात समझ में? तो 12th के बाद हम लोग NDA के लिए जाते हैं, या इंजीनियरिंग के बाद अगर हम लोग मिलिट्री के या फिर डिफेंस के किसी भी सेक्टर में, हमको कई सारे जगहों पे अपॉर्चुनिटीज है जो आपको इस स्लाइड में जानने को मिलेगी। जैसे इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, अगर आप अगर देखोगे ये जो एग्जाम होती है, इसमें मरीन इंजीनियरिंग, नेवल आर्किटेक्चर और ओशन इंजीनियरिंग ये कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, जो 12th के बेसिस पे ये डिफेंस जो होता है, डिफेंस में ये जो नेवी वाले लोग होते हैं, NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी, और नेवी का अलग होता है प्रोग्राम, वो लोग ये एग्जाम्स को निकालते हैं, और जो बच्चे इन एग्जाम्स को क्लियर करते हैं वो उसी के अंदर जाके, इसलिए इनको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बोला है, ताकि उसी के अंदर जाके वो डिग्री भी कंप्लीट कर लेते हैं, करते हैं, उसके बाद वहीं पे वो लोग पोस्टिंग पाके जॉब भी शुरू कर देते हैं। अगर आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी जाननी है तो इसका वेबसाइट भी मैंने यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, आप लोग उसे स्क्रीनशॉट लेके आप उसके बारे में आगे फ्यूचर स्टडी, फ्यूचर रिसर्च उसका कर सकते हैं। उसके बाद इंडियन नेवी बीटेक एंट्री स्कीम, इसके लिए भी क्राइटेरिया है 12th पास। आपको जो उनका एंट्रेंस एग्जाम होता है वो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होता है। अगर आपने उनका वो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया तो आपको वहां पे बीटेक करने मिलेगा, और बीटेक होते ही आपको वहां पे उनके जो पोजीशंस होगी, जो उनकी सेक्टर्स होंगे, वहां पे आपकी पोस्टिंग करा दी जाएगी, और ये अच्छा ऑफिसर्स जॉब होते हैं। ठीक है, उसके बाद इंडियन आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम है ना, इसके अंदर भी 12th में PCM होना चाहिए। एलिजिबिलिटी में अगर आप देखोगे तो क्लास 12 PCM इसके अंदर होना चाहिए। इसके बारे में भी वेबसाइट मैंने आपको दी हुई है, आप उस वेबसाइट पे जाके आप लोग इसकी डिटेल जानकारी, और भी डिटेल जानकारी जो आपको लगती है, क्योंकि हर बच्चे के क्वेश्चन या क्यूरियोसिटी अलग अलग होते हैं, तो जो वो उस वेबसाइट पे जाके जब रेफर करता है तो उसको उसके आंसर्स मिल जाते हैं। अगर नहीं मिले तो एट द एंड मैं अपना नंबर दूंगा ही, आप लोग मुझसे कांटेक्ट करके उसके बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो इंडियन आर्मी में भी आप लोग काफी अच्छा करियर कर सकते हैं अगर ये एग्जाम दे दिया आपने, इंडियन आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम वाला एग्जाम अगर आप लोगों ने दिया। उसके बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेशनल एकेडमी एग्जामिनेशन, ये एग्जाम्स भी होते हैं। कई सारे बच्चों को मेरे हिसाब से पता होगा कि 12th के बाद NDA का एग्जाम होता है, और कुछ बच्चों ने NDA का एग्जाम दिया भी होगा, क्योंकि काफी NDA के बारे में काफी लोगों को पता होता है। लेकिन ये जो मैंने पहले जो 3 बताया था डिफेंस के बारे में, उसके बारे में बच्चों को ज्यादा पता नहीं होता है, जो कि एक अच्छा करियर है आपको आगे करने के लिए।
उसके बाद अगर आप लॉ में अगर जाना चाहते हैं तो लॉ के लिए भी आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है 12th के बाद। अगर आप 12th के बाद अगर लॉ में अगर आप इंटरेस्ट रखते हो लॉ में करियर बनाना, तो उसके लिए भी एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। MSCT भी उसको लेती है, या नेशनल लेवल पे भी उसका एग्जाम होता है, स्टेट लेवल पे भी होता है, नेशनल लेवल पे भी होता है। तो आप कोई भी एग्जाम देके आप लॉ में अपना करियर बना सकते हो। 12th के बाद भी आप लॉ कर सकते हो, लेकिन उसको 5 या 6 साल लगते हैं, क्योंकि उसी के अंदर आपका BA भी होता है और LLB भी होता है, या BCom भी होता है और LLB भी होता है, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद ही LLB किया जाता है बेसिकली। लेकिन 12th के बाद जो लॉ के लिए हम लोग जाते हैं, उसमें सबसे पहले हमको पहले 3 साल ग्रेजुएशन कराया जाता है और बाद में 2 साल हमको उसमें लॉ पढ़ाया जाता है। तो 5 साल को जनरली कोर्स होता है लॉ का, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे, अगर आपको एग्रीकल्चर या होटल मैनेजमेंट में भी अगर एंट्रेंस देना है, ये फील्ड में अगर आपको जाना है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसको हम लोग ICAR बोलते हैं, जिसका ऑफिस हमारे नागपुर में भी है, और आप देखते होंगे हर साल वहां पे कई बड़ा मेला बोलेंगे, या हम लोग उसके कॉन्फ्रेंस बोलेंगे, जो हमारे किसान भाइयों के लिए रखी जाती है, जिसमें जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज होती है खेती के लिए, वो वहाँ पे प्रमोशन उनका किया जाता है। तो ICAR भी एक काफी अच्छा स्कोप है आगे फ्यूचर करने का। लेकिन जो आप ये चीजें देख रहे हैं ना दोस्तों, उसके लिए मेहनत भी उतनी ही चाहिए। आप अगर मेहनत करोगे तो जो भी प्लान आपने किया है, जो भी एम आपने अपने लाइफ में रखा हुआ है, डेफिनेटली आप उसको अच्छी तरीके से अचीव कर पाओगे। उसके बाद ऑल इंडिया होटल मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम फॉर BSc हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन कोर्सेस। उसके बाद अगर आप फैशन डिजाइनिंग के लिए अगर जाना चाहते हो, फैशन सेक्टर में अगर आपका काफी इंटरेस्ट है, तो उसके लिए भी आप जा सकते हो। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये एक एंट्रेंस एग्जाम होता है फैशन और डिजाइनिंग फील्ड के लिए। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एडमिनिस्ट्रेशन एडमिशंस, और उसके बाद ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिजाइन, जिसको हम लोग AIEED बोलते हैं। अब ये लास्ट एक स्लाइड, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कि 12th साइंस के बाद आपको कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। ये रेड कलर में अगर आप लोग देखोगे, ये रेड कलर में अगर आप देख रहे हो, तो यहाँ से आपको विद PCMB एंड विद PCB क्या क्या ऑप्शंस आपको अवेलेबल है, इन शॉर्ट में आपको सब दिया हुआ है। और कितना टाइम पीरियड, कितने साल का टाइम पीरियड उन कोर्सेज के लिए लगता है, उसकी भी जानकारी यहाँ पे आपको दी हुई है। अब लास्ट में जाने से पहले मैं आपको सिर्फ एक चीज ये कहना चाहूंगा कि ऑलवेज रिमेंबर 4 P's। हमेशा लाइफ में 4 P's के बारे में आप ध्यान रखिए, है ना, क्योंकि आप अपने लाइफ में तभी सरवाइव कर सकते हो जब आपको आपके सपनों के ताकत पे विश्वास है। You will survive only if you believe in the power of your dreams। अगर आपको अपने सपनों के पावर पे अगर विश्वास है, तो आप अच्छी तरह से खूबसूरती से अपने लाइफ में सरवाइव कर सकते हो। अब ये 4 P's क्या है, इसके बारे में हम लोग अभी जानते हैं। व्हाट इज दिस 4 P's? सो 4 P's में पहला P आता है पर्पस, दूसरा P आता है पैशन, थर्ड P इज फॉर द पॉसिबिलिटीज, एंड फोर्थ P इज फॉर द पावर। तो कभी भी करियर सिलेक्ट करते समय हमें ये सबसे पहले जानना है कि मुझे ये करियर क्यों करना है, क्या 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 है इसके पीछे, मैं इसे क्यों करना चाहता हूँ, किस पर्पस के लिए करना चाहता हूँ। अगर आपको वो पर्पस पता है, अगर आपको पर्पस के बारे में पूरी जानकारी है, तो उस कोर्स को, उस करियर को पूरा करने के लिए आपके अंदर पैशन रहना चाहिए। अगर आपके पास वो पैशन है, तो जरूर आपको कई सारी पॉसिबिलिटीज आगे मिलेगी, और वो पॉसिबिलिटीज की वजह से एक दिन आप पावर में आ जाओगे। पावर इन द सेंस पावर ऑफ योर ड्रीम्स, जैसे कि हमने पहले इसमें बोला था कि यू विल सर्वाइव ओनली इफ यू बिलीव इन द पावर ऑफ योर ड्रीम्स। इसीलिए दोस्तों ये 4 P's के ऊपर कभी भी ध्यान रखिएगा, पर्पस, पैशन, पॉसिबिलिटीज एंड पावर। क्योंकि हमारे जो ग्रेट साइंटिस्ट, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, पीपल प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर का एक काफी सुंदर थॉट मैंने यहाँ पे आपके लिए लाया है, आपको मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे। ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम ट्रांसफॉर्म्स इनटू थॉट्स
एंड थॉट्स रिजल्ट इन अ एक्शन। सपना देखो, क्योंकि जो हम सपने देखते हैं वही हमारे विचारों में आते हैं, उसी का हम लोग विचार करते हैं, और जिस तरीके से हम लोग विचार करते हैं वही चीजें हमारे एक्शन में आती है। तो इसलिए सपना जरूर देखना चाहिए, और सपना देख के उसे पूरा करने की कोशिश, उसे पूरा करने की मेहनत हमें दिल से करनी चाहिए। नाउ हैव ए पर्पस इन अ लाइफ एंड ड्रीम विल फॉलो। ड्रीम दिस ड्रीम विथ पैशन इन योर हार्ट एंड पॉसिबिलिटीज will open for you. Choose today to start believing in the magical power of wishing, hoping, and dreaming. And final, a career is not just about earning an income. जो बच्चों ने कहा था मुझे, जैसे कि मैंने बच्चों से सवाल किए थे कि आप लोग एजुकेशन क्यों लेना चाहते हैं, तो कई सारे बच्चों का उसमें, मोस्ट प्रोबेबली बच्चों का उसमें जवाब था पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अच्छा मनी कमाने के लिए। कई सारे बच्चों का यही रिप्लाई था। लेकिन मैं दोस्तों, मैं आपको एक चीज ये कहूंगा कि हमें वही करियर करना चाहिए जिसमें हमारा मन लगे। क्योंकि अगर आप पैसा कमा रहे हो लेकिन अगर आप अपने जॉब से खुश नहीं हो तो आप ज्यादा दिन तक वो जॉब नहीं कर सकते। अगर आपको, अगर आपका मन अगर उस जॉब में लग रहा है और भले ही उसमें पैसा थोड़ा कम मिल रहा हो, लेकिन अगर आप खुशी से अगर उस जॉब को कर रहे हो तो आप आखिरी दम तक उसमें मजा पाओगे, उसको अच्छे से एंजॉय करोगे। सो अ करियर इज नॉट जस्ट अबाउट अर्निंग एन इनकम, इट इज अबाउट pursuing the essence of your life। आई बात समझ में? So finally, thank you very much, and best wishes for your future। Stay home, stay safe। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप मुझे सवाल कर सकते हैं। थैंक यू। Thank you so much, sir. Now, uh, all of student, you can ask any queries you have to Dr. Suresh Mulyawar, sir, on chat box. There is a question. Yes। I want to be Android app developer. Please give guide. हाँ, देखिए, अभी अगर आप एंड्रॉयड अगर ऐप डेवलप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जानकारी लेनी होगी कि इंडिया में या फिर जिस रीजन में आप रहते हो, बेसिकली ये जो अर्बन सिटीज होती है वहीं पे इनके इंस्टीट्यूट्स होते हैं। तो आप उनसे उस बारे में आप नेट पे सर्च कीजिए कि कौन सा इंस्टीट्यूट ऐसा है कि जो एंड्रॉयड एप्स या उनके सॉफ्टवेयर डेवलप करता है या कोई ट्रेनिंग देता है। वो सर्टिफिकेशन कोर्स, वो डिप्लोमा कोर्स आप कीजिए। उसके बाद आप आगे जो कंपनी उसे बनाती है उसके वहां पे आप एलिजिबल होके जॉब आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको लेकिन उसमें डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन करना जरूरी है, अदरवाइज आप आगे नहीं जा सकते। Okay. Thank you, sir. There is another question. हम्म। Please tell about computer science engineering. कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इज द बेस्ट सेक्टर। जैसे कि मैंने, मेरा प्रेजेंटेशन जब शुरू था उस समय पे मैंने आपको बताया था कि इंजीनियरिंग अगर आपको करनी है तो जो कोर फील्ड है उसे हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि दुनिया में अगर इंसान को जीना है तो उसे चार चीजें चाहिए। सबसे पहले घर, जो मैंने अपने प्रेजेंटेशन में बताया था, फिर भी मैं अभी आपको एक बार बताऊंगा क्योंकि आपका ये सवाल है। सबसे पहले ये घर, घर रहने के लिए चाहिए, मतलब सिविल इंजीनियर आ गया। उसके बाद हमें गाड़ी घोड़ा चाहिए, लग्जरियस लाइफ जीने के लिए हमको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। उसके लिए उसको बनाने के लिए मशीनरीज चाहिए, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग आ गया। अगर हमारे पास घर है, मशीनरीज है, तो उन सबको चलाने के लिए हमको बिजली चाहिए, उसके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आ गया। और आज सभी चीजें डिजिटलाइजेशन के ऊपर चल रही है। ये हमारा जो वेबिनार हो रहा है ये भी अगर आप देख रहे होंगे तो ये हम लोग ऑनलाइन ले रहे हैं, मतलब कोई ना कोई सॉफ्टवेयर इसके अंदर भी काम कर रहा है। इवन तो अगर हमको बिल भी भरना है तो भी हम लोग फोन से पूरा, फोन पे हमारे पास इतने ऑप्शंस है कि हम लोग ऑनलाइन ही पूरा काम कर सकते हैं। तो कंप्यूटर इज अनादर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इज अनादर कोर फील्ड। आप वो आने वाले दिनों में उसका महत्व कई रहने वाला है, कई गुना ज्यादा बढ़ने भी वाला है। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग इज ऑल्सो वेरी गुड फील्ड और उसका फ्यूचर काफी ब्राइट है उस फील्ड का। थैंक यू।
हेलो हेलो Sir, there is a question. Please tell about NDA. सर, एनडीए का जैसे कि मैं ये बताना चाहूंगा, जैसे कि मैंने अपने स्लाइड्स में भी आपको दिखाया था, जब ये हमारे जेडब्ल्यू के एग्जाम्स के फॉर्म निकलते हैं या नीट के एग्जाम्स के फॉर्म निकलते हैं, उस समय ही एनडीए के भी एग्जाम्स के फॉर्म निकलते हैं। उसका मेरे हिसाब से जनवरी ये मंथ होता है जब एनडीए फॉर्म्स निकालता है। या जैसे कि मैंने आपको दिखाया डिफेंस एंट्रेंस एग्जाम के, जो मैंने 2-3 एग्जाम्स, 4-5 एग्जाम्स जो आपको बताई थी 12th के बेसिस पे, उनके जो फॉर्म्स की डेट होती है वो जनरली जनवरी होती है और उनकी डेट निकल चुकी है। लेकिन अगर आप एनडीए में सच में इंटरेस्टेड हो, अगर आप एनडीए में सच में जाना चाहते हो, तो आप एक अच्छा कोर्स करके, मतलब आप देखिए उसके अंदर एनडीए के अंदर भी कई सारे ऑप्शंस है। आप 12th बेसिस पे भी एनडीए के अंदर जा सकते हो, डिफेंस में जा सकते हो, या ग्रेजुएशन करके भी आप डिफेंस सेक्टर में जा सकते हो। लेकिन उसमें हर एक ग्रेजुएशन के लिए एंट्री नहीं है, कुछ गिने चुने वहां पे ग्रेजुएशन के कोर्सेस है। अगर आपने उसी के अंदर अगर ग्रेजुएशन किया है तो ही आप एनडीए में जा सकते हो या डिफेंस सेक्टर में जा सकते हो, उनके एग्जाम्स और उनके इंटरव्यूज देके। तो आपको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अब एनडीए 12th के बेसिस पे जो एग्जाम होता है उसका डेट तो चला गया है, उसके बेसिस पे तो अब करना मुश्किल है। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन करके अगर डिफेंस में जाना चाहते हो तो उसके दरवाजे आपके लिए अभी भी खुले हुए हैं। तो आप देखिए कि डिफेंस में जाने के लिए उनका रिक्वायरमेंट क्या क्या है, किन किन चीजों में उन्होंने ग्रेजुएशन मांगा है, उसका आप स्टडी कीजिए। आप अपने चॉइस के हिसाब से उसको सिलेक्ट कीजिए और उसमें अपना ग्रेजुएशन करके आप आगे उसमें डिफेंस में भी करियर अच्छी तरह के कर सकते हैं। थैंक यू। Okay, thank you very much, sir. Uh, I'm Professor Yogesh Likar, Assistant Professor, Electrical Engineering Department, Guru Nanak Institute. On the behalf of Electrical Engineering Department, Guru Nanak Institution, Nagpur, I take this opportunity to propose vote of thanks to our today's speaker, Dr. Suresh Mullewar, sir, Head of the Department Physics, D.D. Boyer College of Arts and Science, Moda, Nagpur. Really, it's a wonderful and motivational presentation, sir. I'm sure that students are really enlightened with your knowledge and presence. We are thankful to the management of our institute for providing us opportunity for organizing this seminar. I would like to thank Dr. Sanjeev Srivastava, Principal GNIT, for continuous support. I would like to thank Professor R.M. Mumbe, HOD for their motivation. A special thank to Professor Akshay Pillewan for coordination of this webinar. I would like to thank all teaching and non-teaching staff of GNI. Our heartfelt thanks to all the students for active participation. With these warm words and kind messages, we move to the end of today's seminar. Thank you very much, sir. Thank you थैंक all. यू। थैंक यू। थैंक यू। Shall I leave? Yes, sir. Thank you so much. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.